चलिए अपन देखो अब पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक परिवार के बाद में अगला टॉपिक हमारा क्या है, खेल एवं कार्य। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण का अपना, खेल एवं कार्य। तो हम इसको देख लेते हैं। पहले समझिए खेल क्या होता है और कार्य क्या होता है। देखो सरल सी भाषा ये है कि जिस कार्य का अगर कोई भी क्रिया आप कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसका कोई उद्देश्य है, उसका कोई लक्ष्य है, तो वो कार्य होता है। और निरुद्देश्य क्रिया होती है तो क्या होता है, कार्य होता है, तो वो खेल होता है। जिसमें एक बताऊं, एक ही क्रिया एक व्यक्ति के लिए कार्य हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए खेल हो सकती है। कैसे? मैंने कहा एक बच्चा है, वो छत पे से ईंटें फेंक रहा है नीचे, ठीक है, और वो नीचे उतर के आ रहा है, उन ईंटों को उठा के वापस ऊपर ले जा रहा है। एक बच्चा है, छत पे से ईंटों को नीचे फेंकता है, दौड़ के आता है जीनों से, ईंटों को फिर ऊपर ले जाता, ऊपर रख के आता है, और फिर हम वो नीचे पड़ी हुई ईंटों को अगर उठवाने के लिए किसी व्यक्ति को लेके आते हैं, उसे मजदूरी देते हैं, तब जाके वो व्यक्ति उन ईंटों को ऊपर रखता है। तो वो ईंटा ऊपर उठा के छत पर ले जाना उस व्यक्ति के लिए क्या है, कार्य, और बच्चे के लिए क्या था वो। बात समझ में आएगी आपको? बस यही अंतर है। लेकिन अब चूंकि इतना सा अंतर हो गए तो काम चलने वाला है नहीं। हम वो खेल के परिभाषा, खेल के सिद्धांत, खेल के महत्व, ये सब चीज हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको दिख रहा है, देखो इसको जरा, खेल एवं काल, वर्क एंड प्ले, खेल का अर्थ और परिभाषा हम देख रहे हैं। थोड़े से अक्षर छोटे हैं क्योंकि ये आपके नोट्स की पीपीटी है तो इतने ही हैं। परिभाषाएं इस बुक से ली गई थी। सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियां में खेल की प्रवृत्ति सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो शब्दकोश शब्द सागर के अनुसार खेल का सामान्य अर्थ क्या दिया, मतलब एक किताब है नालंदा का विशाल शब्द सागर, उसमें कहा गया है कि चित्त की उमंग, मन बहलाव या व्यायाम के लिए इधर उधर उछल कूद, दौड़ धूप या कोई साधारण कृत्य क्या कहलाता है, खेल कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी खेल का अर्थ निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया है। क्या कहा, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, तो ये महत्वपूर्ण है, नोट्स में है आपके, में टिक कर लेना और नोट्स ने कल से अंडरलाइन कर लेना। तुम लोग पास नोट्स नहीं है क्या पर्यावरण के लिए? नहीं क्या तुम लोगों ने? पढ़ोगे कहा में से फिर? तो ये मैं करवा दूंगा यहाँ से, तुम बस पढ़ोगे। अब ये पीपीटी में से पढ़ लेना भैया है। मैकडूगल जो बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है खेल एवं कार्य की। तो क्या कह रहा है मैकडूगल खेल के बारे में कि खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली क्रिया है, या खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है। अपने लिए की जाने वाली क्रिया और निरुद्देश्य क्रिया जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसा कौन कह रहा है? मैकडूगल कह रहा है खेल की परिभाषा। हरलॉक कह रहा है कि अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है खेल कहलाती है। क्या कह रहा है हरलॉक? कि अंतिम परिणाम की चिंता किए बिना कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं जिसके अंतिम परिणाम की कोई चिंता नहीं है और जिसे केवल क्या के लिए किया जा रहा है, मजे लेने के लिए, आनंद के लिए किया जा रहा है, वह क्या कहलाता है? खेल कहलाता है। क्रो, ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा हो गई भैया। क्रो एंड क्रो का कहना है, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्रो एंड क्रो, देखिए पढ़िए, कि खेल की उस क्रिया के रूप में परिभाषित की सकती है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। बस में रहो, मेरी मर्जी है, मैं मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई नियम नहीं है, मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मतलब वो क्या है, मेरे लिए खेल है। बात सही में आ रहा है? और मेरे दबाव है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि नहीं मुझे इतने टाइम में करना है और ये खत्म करना है, तो फिर क्या हो जाता है, वही काम हो जाता है। ठीक है। अब खेल की विशेषताएं क्या होती हैं, खेल की विशेषताओं की बात करूं मैं, तो रायवर्न के अनुसार, जो रायवर्न है वो क्या कह रहे हैं कि खेल एक साधन है। खेल क्या है? साधन है। और साधन तुम जानते क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं खीर खा रहा हूं चम्मच से, तो चम्मच क्या है? साधन से। मैं पत्र लिख रहा हूं पेन से, तो पेन क्या है? साधन। मैं गुना जा रहा हूं बस से, तो बस क्या है? साधन। मतलब जिससे साध्य को साधा जाता है। अब हम खेल से क्या साध रहे हैं? जिसका उपयोग दूर स्व द्वारा उस समय किया जाता है जब हमारी विभिन्न मूल प्रवृत्तियां अपने आप को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करती हैं। और मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं आप जानते हैं? मूल प्रवृत्ति बताया था मैकडूगल ने, क्या बताया था? भय की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन, भाग जाना।
ऐसे मैंने कहा साहब मुझे अकेलापन लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप में जाऊंगा, समूह में चला जाऊंगा। मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूंगा, भोजन की खोज करूंगा। तो जैसे मेरी मूल प्रवृत्ति है, जैसे संवेग आए और मैं उन संवेगों को जो है अपने बाहर प्रकट कर रहा हूं, संवेगों को क्रियान्वित करना ही क्या कहलाता है, मूल प्रवृत्ति कहलाता है। खेल द्वारा हमारी अनेक मूल प्रवृत्ति या सहज प्रवृत्तियों का शोधन होता है। खेलों की विशेषताएं इस प्रकार। खेल एक जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चा पैदा होता है, उसे कोई खेलना सिखाता नहीं है, पैदा होते ही जैसे उसके हाथ पैर चलने लगते हैं वो जरा सा पलने में भी खेलने लगता है। यानी क्या है, जन्मजात है और स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारे स्वभाव में ही है, जन्म से ही है। खेल स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होते हैं। खेल स्वतंत्र हैं और मेरा जैसा मन कर रहा, आत्म मतलब मैं खुद से ही प्रेरित होकर खेल रहा हूं। खेल स्फूर्ति और आनंददायक काम करके आप थकते हो और खेल खेल के आप क्या करते हो, आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हो, आप आनंदित हो जाते हो, आप इंजॉय के लिए, आनंद के लिए खेलते हो। ठीक है। खेलों में कुछ सीमा तक क्या होती है, रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी क्या होती है, क्योंकि आप मन से खेलते हो और नया नया कुछ करते हो। तो अपन जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हम खेतों में, हमारे पानी लगता था, बगीचा था, तो वहां पर हम खेला करते थे। आप सब लोगों ने भी खेला होगा, बचपन में अंटी से खेलते थे, चपेटों से खेलते थे, है ना। अब तो अलग ही खेल सब मोबाइल में आ गए। नहीं, हम माटी के ट्रैक्टर बनाते थे, उसमें चप्पल को काट कर उसके पहिए बनाते थे, ट्रॉली बनाते थे। जो ज्वार आती है, ज्वार के बीच में से जो उसका डंठल होता है उसको छील देते थे, जैसे गन्ना छीलते ना, ऐसे छील के उसके बीच से जो उसका फुसफुसा एक वो निकालता था, उसमें हम बढ़िया वो बना देते थे। उसके पत्ती से गाय और बैल गाड़ी बनाते थे। तो ये बहुत सारे बते बते खेल खेलते थे। दुका धाड़ी अरे खेलते थे, छिया पत्ती, अंडा डावरी, फिर और बड़े होते गए सालक मुंडा, नाम सुने, सालक मुंडा खेलते थे, एक गोला बना लेते थे और फिर डंडा, गेंद गड़ा खेलते बड़े हुए। तो खेल का क्रिया के सिवा कोई उद्देश्य, बस जो हो रहा है उसे कर रहे हो, उद्देश्य कोई नहीं है। भाटिया जी के अनुसार खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है, बस खेल के लिए खेला जा रहा है और कोई उद्देश्य नहीं है। क्रोवेंट के अनुसार खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को केंद्रित, पूरे इंटरेस्ट को, पूरा फोकस, उसे कुछ नहीं दिखता उस समय, थक जाए कुछ भी हो जाए, पसीना आ रहा हो, धूप पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे बहुत घाम में खेल रहे हैं, आंटियों से खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थक रहे हैं, और अगर कोई भाई घाम में उनसे काम करवा लो फिर देखो। ड्राइवर के अनुसार खेल एक शारीरिक और मानसिक, उसमें अकेला शरीर भी काम नहीं करता है, कौन भी काम करता है, मानसिक काम करता है। हेलो, 5 मिनट रुक जाए, कर रहा हूं, 10 मिनट में करेंगे। देखो, तो हमने क्या कहा कि ड्राइवर कह रहे हैं खेल एक शारीरिक प्रक्रिया और एक मानसिक प्रक्रिया है। खेल के विषय में कार्ल रूस ने कहा है खेल एक साधन है, किंतु मैं यह नहीं बता सकता कि उसका लक्ष्य क्या है। खेल केवल खेल ही उसका लक्ष्य हो सकता है। खेल जन्मजात सहज प्रवृत्ति है और इसका लक्ष्य प्राप्ति उद्देश्य नहीं। खेल एवं कार्य में क्या अंतर है, अब खेल और कार्य के अंतर देख लेते हैं। भाई, कार्य का अर्थ है किसी विशेष भौतिक लक्ष्य की पूर्ति। तय कर लिया कि मकान बनाना है, ये रूम की ये दीवार खड़ी करना है, ईंटें लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, काम कर रहे हैं। और बच्चे ऐसा ये घर बना रहे थे, उन्होंने घर बना करके मिटा दिया, उनका कोई घर बनाना उद्देश्य नहीं था, बस वो खेल खेल बना रहे थे, खेल खेल में मिटा दिया। तो क्या कह रहे हैं, हेतु की जाने वाली क्रिया के कार्य होती है। और खेल को भी कुछ लोग कार्य की श्रेणी में रखते हैं। खेल उसी समय कार्य हो जाता है जब वह धन कमाने के लिए किया जाता हो, अतः खेल तथा कार्य में अंतर है। जैसे मैंने कहा क्रिकेट खेल रहे हैं हम, वैसे ही कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन विराट कोहली खेल रहा है या सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए अब खेल नहीं रहा, उनके लिए क्या हो गया, वो जब उससे पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो फिर वो फुटबॉल खेलने जाते हैं, शतरंज खेलने जाते हैं। देखा हो आपने कभी। तो बात यह है कि जब तक आपका उद्देश्य पैसा कमाना या कोई लक्ष्य पाना ना हो जाए, तब तक तो वो खेल है। और अगर ये हो गया लक्ष्य पाना, कोई पैसा कमाना, तो वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो देखो, खेल का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन। ये क्या लिखा है, मनोरंजन। क्या है, मनोरंजन है, होता है। कार्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। क्रो एंड क्रो कह रहा है कि अनुसार खेल का उद्देश्य उसकी क्रिया में नहीं है, बस क्रिया हो रही है वही खेल है।
कार्य का उद्देश्य किसी भावी बात में नहीं था। मैं ये कर रहा हूं तो इससे होना क्या है, भावी बात, कोई भी क्रिया कर उसके भविष्य में क्या है, तो वो क्या होता है, कार्य। खेल का संबंध साधारणतः कल्पित जगत में होता है, बस हमारी कल्पनाओं में है, और कार्य का संबंध होता है भौतिक जगत में, वास्तविक जगत में। हम कुछ बनाएंगे तो कुछ बन जाएगा। खेल आयु बढ़ने के साथ साथ कम होता है। छोटे बच्चे, जितने छोटे बच्चे उतने ज्यादा खेलते हैं, आयु बढ़ती जाएगी खेलों में। अपन खेलेंगे क्या, आंटी खेल रहे हैं, कहता हूँ खेलेंगे, धोखाधड़ी खेलोगे, खो खेलोगे, नहीं खेलेंगे। लेकिन जितने छोटे थे हम उतने खेलते थे। अब तुमसे कहोगे जब मोड़ियां पुत्रा पतरियां से खेल रही हैं, पुत्रा पतरियां बना खेल रही हैं, तो पहले खेलते थे पुत्रा पतरियां, अब नहीं खेल रहे। और लेकिन काम उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता जाएगा, खेल कम होता जाएगा। खेल से केवल खेलने वाले को लाभ होता है, और लेकिन काम से, अब पैसा कमा के लाओगे तो घर भर खाएगो, दूसरों को भी लाभ होता है। खेल से आनंद प्राप्त होता है, कार्य से आनंद, कार्य से टेंशन होती है, अरे यार अपने पड़ जाए यार, जल्दी बहुत हो गया, अब तो छुट्टी मनाने जा रहे हैं, खेलने फिर खेल खेलने जाएंगे। खेल बंद करवाने से बालक में क्रोध और दुख उत्पन्न होता है, और कार्य कोई बंद करवा दे, है ना, तो उसमें भावना उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है रहने दो कल कर लेंगे, है ना, शांति मिल गई। खेल में बालक किसी प्रकार के बंधन का अनुभव, उसकी मर्जी से खेल रहा है तो खेलना है, नहीं खेलना नहीं खेलेगा। लेकिन कार्य में क्या होता है, बंधन का अनुभव होता है कि ड्यूटी करना है, 12 से 5 करना है, 11 से 5 करना है। रॉस के अनुसार खेल बालक की स्वयं की इच्छा पर निर्भर रहता है, खेल स्वयं की इच्छा पर निर्भर रहता है, कार्य में उसे दूसरे की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता है। ड्राइवर के अनुसार, ये मोस्ट है, रॉस के अनुसार, ड्राइवर के अनुसार खेल में क्रिया का महत्व स्वयं क्रिया में होता है, और कार्य में क्रिया का महत्व अन्य बात में निहित होता है। तो हमने जो लिखा, जो देखा, तो खेल और कार्य में पाए जाने वाले अंतर अक्षरबद्ध करने की चेष्टा की। इसके समर्थन में कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचार भी अंकित किए, पर यथार्थ यह है कि खेल और कार्य के मध्य विभाजन की कोई निश्चित रेखा नहीं खींच जा सकती। दोनों की सीमाएं एक दूसरे को आच्छादित करती है, मतलब कभी किसी के लिए वो कार है वो खेल है, तो मतलब इनको बिल्कुल अलग नहीं कह सकता, एक दूसरे के अतिक्रमण करती हैं। कारण यह है कि एक व्यक्ति के लिए कार है तो भाई दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, खेल है। इसलिए उदाहरण, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह बालक के लिए खेल है और वयस्क के लिए प्रिय व्यापार है, और उनको बेचने के लिए कार्य हो सकता है। इसी प्रकार चित्रकला एक युवक के लिए मनोरंजन का साधन है, और एक आदमी पैसा के लाने दिन भर पेंटिंग कर रहा है दीवालन पे, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। पर यदि उसका अपनी जीविका का आधार बना लेता है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं खेल और कार्य में स्वयं उनके कारण नहीं, वरन उनके प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण के कारण अंतर होता है। खेल कारण वैसे कोई अंतर नहीं होता, व्यक्ति का जैसा नजरिया बन जाए वैसा ही उनमें अंतर हो जाता है। ठीक है, हर लोग का मत है कि अनेक व्यक्ति कार्य और खेल में अंतर करने का प्रयास करते हैं, पर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसको केवल कार्य या केवल खेल कहा जा सके। हर क्रिया खेल भी हो सकती है, हर क्रिया कार्य भी हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें खेलों के प्रकार। अब तो खेल वैसे तो आप देखते हैं कुछ खेल होते हैं आउटडोर खेल, कुछ होते हैं इंडोर खेल। अगर वैसे देखो खेलों को तो बाहर मैदान में खेल रहे हो, फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी खो खो, ये आउटडोर हैं। अब बैठ के घर में खेल रहे हो, शतरंज है, अब लूडो खेल रहे हो तुम, है ना, या फिर कुछ चौपड़ खेल रहे हो, तो ये क्या है, इंडोर खेल रहे हैं, अंदर खेले जाते हैं बस। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अपन मनोवैज्ञानिक ढंग से खेलों के प्रकारों की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, बच्चों के सब खेलों को 2 भागों में विभाजित किया सकता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। देखो, अकेला अकेला खेल रहा हूं तो व्यक्तिगत। आपने देखा अपन बचपन में मोड़े बच्चियां अकेली खेलती थी, पुत्र पुत्रियों से, पुत्र बना रहा, ब्याह करवा रहे हैं, साड़ी में बढ़िया खाना बना रहे हैं, करती अकेली खेलते रहती, नहीं खेलती रहती, ग्रुप में खेल रहे हैं तो सामूहिक हो गया। दोनों प्रकार के खेलों के आधार पर कार्ल ग्रुस ने बालक को उपयोगी खेलों का विस्तृत वर्णन किया। मैं 5 प्रकार के खेल महत्वपूर्ण बताएं। किसने? कार्ल ग्रुस ने। पहला है परीक्षणात्मक खेल। परीक्षणात्मक खेल ये कौन ने बताया है? 5 प्रकार खेल कार्ल ग्रुस ने ये लिखा है, थोड़ा ध्यान से अंडरलाइन कर देना ना चीजों को। इस प्रकार खेलों में बालक वस्तुओं को उलट पलट कर देखता है, कोई उसे खिलौना मिल गया उसको तोड़ के देखता है, इसमें पहिया घूम रहा है, पंखा तो कैसे घूम रहा है। मैंने आप शायद एक दिन बताया था कि हमारे लिए हवाई जहाज लेके आए थे हमारे दादाजी श्री जी, हमारे भाई साहब के बाल बड़े थे, श्री जी के बाल कटवाने जाते हैं, बड़े बड़े बाल हो रहे थे, तो मैं वो हवाई जहाज लेके आए थे, हमें तो हवाई जहाज में चाय भरी तो वो पंखा घुमा, तो पंखा तो मैंने बताया चाय भर के उनकी मूड धर दो,
तो पंखा घूमो, घूम घूम के हम पूरे उनके 12 घंटा लग के पूरे भाई चपक गो मूड से हवाई जहाज। अबे बाहर काटने थे श्री जी, तो मैंने घर ही काटना परिवार ने क्या चीज है, कहा हवाई जहाज ईटे ना रहो। तो क्या होता है कि ऐसा मतलब बच्चे होते हैं वोट पाई, वो खिलौने से खेलते नहीं है, वो खिलौनों को फोड़ फाड़ के तोड़ ताड़ के देखने आखिर हो क्या रहा है। तो ये टेस्ट करता है, क्या होता है, परीक्षण होता है। इससे बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, हम थोड़ा बहुत डांट दो, क्योंकि उससे बच्चों की, आप अगर डांटोगे मारोगे तो उससे बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, उनमें रचनात्मकता नहीं आती फिर। ठीक है, तो क्या कहना भैया, वस्तु उलट पर देखता है या उनका परीक्षण करता है। इन खेलों का आधार जिज्ञासा प्रवृत्ति है, मतलब वो जानना चाहता है। ये खेल कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, अकेला आदमी खुद ही करेगा खिलौनों के साथ। दूसरे खेल कौन से हैं, गतिशील खेल, जिनमें एक्टिविटी, जिनमें गति है, मूवमेंट है, भाग दौड़ है। जिस प्रकार से खेलों में दौड़ भाग उछल कूद, ये खेल शारीरिक गति को विकास करते हैं। भागेगा, दौड़ेगा, दुक्का धानी, छिया पत्ती, अंडा डावरी, सालक मुंडा, है ना, गेंद गड़ा, क्रिकेट, खो खो, भाग दौड़ जिनमें कर रहे हैं, तो वो क्या है, ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं ये खेल, है ना। और इनसे क्या बढ़ता है, व्यक्ति के शरीर का विकास होता है। रचनात्मकता खेल क्या होते हैं, जिनसे क्या है, क्रिएटिविटी है। क्या है, क्रिएटिविटी। इस प्रकार खेलों में बालक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। उसने मिट्टी का घर बना लिया, मिटा दिया, है ना, कागज की बस 2 डिब्बों को जोड़ के कुछ बना दिया, 3 टप्पल उठा लाया, कचरा उठा लाया, बोतल उठा लाया, उनसे कुछ बनाता है, वो कुछ मिटाता है। मतलब उसमें इससे क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है। क्या आती है, क्रिएटिविटी। वस्तुओं का निर्माण करता है और ध्वंस, ध्वंस का मतलब होता है मिटा देता है। जैसे रेत है, मिट्टी के पहाड़, घर, टीले आदि बनाना, बिगाड़ना। इन खेलों का आधार रचनात्मकता की प्रक्रिया है। इनसे बच्चा क्या आता है, उससे में रचनात्मकता आती है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आप जानते हैं, जो दुनिया में पहले से ना हो, अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ बनाना, वो क्या कहलाता है, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी कहलाता है। ये खेल व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ खेल काय के होते हैं, लड़ाई के खेल होते हैं, जिनमें जीतने या हारने का लक्ष्य होता है। क्या होता है, कोई जीतेगा या कोई हारेगा, ऐसे खेल। इस प्रकार खेलों में हार जीत खेलों का स्थान दिया जाता है, जैसे कि हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है, मुक्केबाजी है। इनमें क्या होता है, हार जीत को महत्व दिया जाता है। ऐसे खेलों को क्या कहा जाता है, लड़ाई खेल। इन खेलों का सामान्य आधार प्रतियोगिता या युद्ध प्रियता होती है। ये खेल साधारणतः सामूहिक ही होते हैं, क्योंकि लड़ाई, हारना जीतना अपने आप से नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए, कोई जीतेगा या कोई हारेगा। कुछ खेल कैसे होते हैं, बौद्धिक खेल। कैसे होते हैं, बौद्धिक। अब बौद्धिक में जिसमें शतरंज कहा, मैंने कहा चौपड़ कहा, इसमें क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ गोटी कौन सी चलूं। तो इस प्रकार खेलों में सम्मान बुद्धि होती है, जैसे कि चौपड़, शतरंज, पहेलियां, ये सब क्या है, बौद्धिक खेल है। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। अन्य प्रकार के खेल, ये हमने कहा 5 प्रकार के खेल होगा, ये कौन ने बताए थे, कॉल्स ग्रूस ने। कौन कौन से बताए, कॉल्स ग्रूस ने 5 प्रकार के, परीक्षणात्मक, तोड़ फोड़ के देखना, गतिशील, दौड़ भाग करना, रचनात्मकता, कुछ बनाना मिटाना, और लड़ाई के खेल, जीतना हारना, फुटबॉल, कबड्डी, और बौद्धिक खेल। ये 5 खेल किसने बताए, कार्ल ग्रूस ने। इसके अलावा कुछ और भी खेल हो सकते हैं। अन्य खेल की बात करें तो जैसे कि हरलॉक ने विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खेल बताए हैं। हरलॉक ने स्वतंत्र ऐच्छिक खेल, ये खेल सबसे प्रारंभिक बालक जिनको अकेला या जब 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 जहां और जब तक वह चाहता है खेलता है, वह इन खेलों को अपने शरीर के अंगों से या खिलौनों से खेलता रहता है। मतलब ये कैसे है, स्वतंत्र ऐच्छिक खेल, मेरी इच्छा है तब तक मैं खेलूंगा। वो हो सकता है अपने खिलौनों से खेल रहा हो, अपने हाथों से खेल रहा हो, है ना, उंगलियों से खेल रहा हो। अपन खेले थे बचपन में, अटकन चटकन, दही बड़ा कन, बड़बूला, बंगाल की, खेला कि नहीं खेला, ऐसे हाथ रख लेते थे तो खेलते थे, मामा की चिरैया उर्र, है ना। झूठ मूठ के खेल क्या होते हैं, झूठ मूठ क्या होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लो छोटी बच्ची आ गई, वो साड़ी पहन के आ गई, मम्मी बन गई, पापा बन गया, एक है नहीं है लेकिन वो बनने के प्रयास, बनते कि नहीं बनते। तो इन्हें बालक वयस्क के समान व्यवहार करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न नाम रखते हैं और उनमें आपस में ही बात करते हैं। ठीक है, माता पिता संबंध के लिए खेलों में बालक अपनी माता के साथ खेलता है, जैसे कि आंख मिचोली, पिता के साथ भाग दौड़, आंख मिचोली, एक वो खिलते अपन का कितने पास है, अंधा पड़ा, अंदर पड़ा खिलते, आंख बांध देते और फिर ढूंढते थे। माता संबंधी खेल हो गया। इसका संवेगात्मक खेल मतलब क्या है, इनमें खेल बालक विभिन्न संवेग अनुभव करते, जैसे कि और उनके अनुरूप अभिनय करते हैं, जैसे कि वीरता का अभिनय, मतलब मैं बहादुर हूं, प्रेम का अभिनय, मतलब एक्टिंग टाइप है, अपने अंदर के संवेगों को प्रदर्शित करता है।
खेल के सिद्धांत, खेलों के सिद्धांतों की बात करें, बालक में खेलने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, वह क्यों खेलता है और वह क्यों खेलना चाहता है, इन प्रश्नों पर विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विचार करके अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि खेल क्या है, बच्चा क्यों खेलता है, खेलने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इन सब पर उन्होंने शोध किया और अपने कुछ सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत जो है वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भैया काम वाम करने के बाद आप में एक्स्ट्रा एनर्जी बची है तो तुम खेलोगे। अब तुम दिन भर काम करके आए और थक गए, अब तुम्हें बस की है कि तुम कबड्डी खेल में जाओ, मतलब क्या है, अतिरिक्त शक्ति है तो उसको व्यय करता है काय के माध्यम से, खेल के माध्यम। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके प्रतिपादक जर्मन कवि सीलर और अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर, इसको अंडरलाइन कर लेना, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जर्मन के कवि हैं, एक सीलर, ये जो सीलर हैं और दूसरे कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को सीलर या स्पेंसर का सिद्धांत, सीलर एवं सेंसर का स्पेंसर सिद्धांत कहा जाता है। बालक को निरंतर और निरुद्देश्य खेलते देखकर इन विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह कार्य से बची हुई अपनी शक्ति का खेल में प्रयोग करता है। काम करने के बाद जो शक्ति बच गई, इसकी पुष्टि करते हुए नन, ये लिखा है नन, नन ने लिखा है कि खेल साधारणतः अतिरिक्त शक्ति को प्रदर्शन माना जाता है। ये सिद्धांत मेनली नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का, बाकी एक और है जर्मन कवि सीलर, और नन इसके बारे में कहते हैं कि हाँ साहब, खेल साधारणतः अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। वास्तव में ये क्या कह रहा है कि आप काम करने के बाद अगर पास एनर्जी बची रहती है तो हम उससे उसे कायम लगाते हैं खेल में। आधुनिक युग में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता। स्किनर व हैरीमैन के अनुसार इसके 3 कारण हैं, मतलब वर्तमान समय में हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने इसके पीछे कारण बताए। कौन कौन बताएं? जैसे कि स्किनर और हैरीमैन ने कहा है कि भाई ये बात आप गलत कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे तर्क दिए। क्या तर्क दिए? उन्होंने कहा कि बीमार बालक में अतिरिक्त शक्ति नहीं होती, फिर भी वह खेलता रहता है। बहुत से खेल अतिरिक्त शक्ति चाहने की बजाय शक्ति प्रदान करते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक खेल संबंधी रुचियां भी बदलती रहती हैं। अब मान लो बड़े हो गए, खूब शक्ति बची है, अतिरिक्त बची है, अब हम बैठे हैं फ्री, लेकिन पापा आप खेल में जाएंगे, नहीं खेल रहे, मतलब ये कोई बात नहीं हुई कि अतिरिक्त शक्ति होगी तभी खेलेगा। तो ये इस वर्तमान समय में इसको नकार दिया गया है। आगे बात करते हैं पूर्व अभिनय का सिद्धांत। पूर्व अभिनय मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कुछ लोगों ने ये कहा कि ये छोटा बालक है, ये बहू बन रहा है, लड़का है वो दूल्हा बन रहा है, वो विवाह कर रहे हैं, एक मम्मी की एक्टिंग कर रही है, एक बेटा पापा की एक्टिंग कर रहा है। तो इनसे क्या कर रहे हैं, वो भविष्य के लिए पहले से तैयार हो रहे हैं। पूर्व अभिनय, पूर्व माना पहले ही, अभिनय माना एक्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिंग। तो देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? माल ब्रेस। इसके मुख्य समर्थक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल ग्रूस भी हैं। माल ब्रेस ने यह सिद्धांत दिया है और कार्ल ग्रूस ने सिद्धांत का सपोर्ट किया, समर्थन किया। कार्ल ग्रूस के अंदर बच्चों में भावी वयस्क जीवन की तैयारी की आंतरिक प्रवृत्ति होती है। गुड़ियों से खेलने वाली बालिका अज्ञात रूप से बच्चों की देखभाल करने का प्रशिक्षण, अपनी गुड़िया को सुलाती है, उसको दूध पिलाती है, उसको थप तोड़ती है, बिस्तर रखती है, उसे नहलाती है, धुलाती है। तो ये क्या कर रही है वास्तव में? वो आगे भविष्य में जब माँ बनेगी तो उसको बच्चों की देखभाल करना होगा, तो अभी से ही वो उसकी ट्रेनिंग ले रही है खेल के माध्यम से। आधुनिक मनोविज्ञान तो यह मानते हैं कि बालक में खेलने की आंतरिक प्रवृत्ति होती है, पर वह यह नहीं मानते कि वह खेल द्वारा ज्ञात या अज्ञात रूप में वयस्क जीवन की तैयारी कर रही है। देखो उसे नहीं है पता, क्योंकि अगर ये उद्देश्य हो जाए कि तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है तो फिर वो खेल नहीं रहा, उसका लक्ष्य हो जाएगा। लक्ष्य हो गया तो क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। स्किनर हैरीमैन कह रहे हैं कि अनुसार उनका तर्क है कि बालक खेल के द्वारा अनेक बातें सीखता है, पर वह ज्ञात या अज्ञात रूप से सीखने के लिए कभी नहीं खेलता। कौन कह रहा है? स्किनर हैरीमैन कह रहा है कि भाई बच्चा खेल में बहुत कुछ सीखता है, पर वो सीखने के लिए कुछ नहीं खेलता, बस वो तो खेल रहा था, खेलते खेलते ही सीख गया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति में क्या होता है? रिपीट करना। ये कह रहे हैं सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? जी स्टैनले हॉल। नाम सुना है आपने जी स्टैनले हॉल का? ये कौन है? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था का जनक कहते हैं, है ना। एडोलसेंस नामक इन्होंने किताब लिखी है। सबसे ज्यादा किशोर अवस्था पर इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया है। उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है।
इसके अनुसार बालक अपने खेलों में प्रजातीय अनुभवों की पुनरावृत्ति करता है। दूसरे शब्दों में वह अपने खेलों द्वारा अपने पूर्वजों के उनके सभी कार्यों को दोहराता है जो वे आदि काल से करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार कुछ कार्य दौड़ना, लड़ना, पत्थर फेंकना, वृक्षों में चढ़ना, मतलब हमारे जो दादा परदादा पूर्वज थे, जो हम आदि मानव थे, सब कुछ जो करते थे, हम वैसे वैसे काम को रिपीट करते हैं जो हमारे पूर्वज करा करते थे, ऐसा कह रहा है कौन? जी स्टैनले हॉल। सिद्धांत का नाम है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जो हमारे पूर्व में की गई हैं वृत्तियां उनको ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इस सिद्धांत अनुसार इस सिद्धांत को कुछ समय तक स्वीकार किया गया पर अब त्याग दिया गया। इसका कारण बताते हुए क्रो एंड क्रो ने कहा है, क्या कहा है कि अब यह विश्वास नहीं किया सकता कि बालक अर्जित लक्षणों या विशेषताओं को वंशानुगत से प्राप्त करता है। अर्जित गुण क्या होते हैं? जो हम दुनिया में सीखते हैं। अब मम्मी के पेट में तो अगर वो जन्मजात होता तो माँ के पेट से आते ही नहीं खेलता, वो दुनिया में आता है, देखता है और देखकर सीखता है और फिर खेलता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि साहब वो जो जन्मजात लक्षण है या जो अर्जित लक्षण है वो जन्म से प्राप्त होते हैं। नहीं, जन्म से तो कुछ जो जन्मजात, जैसे रंग है त्वचा का, तो जन्म से प्राप्त, लंबाई है, बोलने का तरीका, ये जन्मजात चीजें हैं। लेकिन आप कहो कि सब बच्चे की मसल्स डेवलप हो, बॉडी बना ली बाने, तो भाई बॉडी पेट से बन थोड़ी आई बाने, जिम गए तो डिप्स लगाई तो बॉडी बन गई, तो ये अर्जित गुण हो गया। मनो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब मूल प्रवृत्ति जब भी शब्द आया तो आप ध्यान भागना सीधे किसके पास? मैकडूगल के पास। ये सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल। किताब का नाम क्या है? आउटलाइन साइकोलॉजी। और उसमें क्या लिखा है? उसने 14 प्रकार के संवेग होते हैं और हर संवेग के क्या होते हैं? मूल प्रवृत्ति। संवेग क्या होता है? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। आप शांत बैठे हो, आप गुस्सा आ जाए, आप शांत नहीं रहोगे, आप आंखें लाल पीली और यहां से मन नहीं लगेगा। भूख लगी हो तो आपकी अवस्था उत्तेजित हो जाएगी। नींद आ रही हो तब करने लगोगे। डर आ गया, डर लगेगा तो यहाँ सांप कर गया तो शांत नहीं बैठे रहोगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा। तो बस जब व्यवहार बदलता है तो उसे बोलते हैं संवेग। और जब वो संवेग के कारण हम कुछ क्रिया करने लगते हैं उसे बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। सांप निकल आया, हमारे अंदर डर पैदा हुआ और हम यहाँ से भागेंगे, तो भागना क्या होता है? मूल प्रवृत्ति। तो व्यक्ति जो कुछ खेलता है वो काय कारण खेलता है? मूल प्रवृत्तियों के कारण खेलता है। ऐसा कौन कह रहा है? मैकडूगल कह रहा है। कौन कह रहा है? मैकडूगल। इसके अनुसार खेल का कारण मूल प्रवृत्तियों की परिपक्वता है। क्या है? मूल प्रवृत्तियों की परिपक्वता है। दूसरे शब्दों में जब मूल प्रवृत्ति अपने समय से पहले परिपक्व हो जाती हैं तो अभी व्यक्ति खेल द्वारा होती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को मान्यता कम होने के कारण सिद्धांतों की मान्यता कम हो गई। और लास्ट में दिया पुनः प्राप्ति का सिद्धांत। पुनः प्रश्न मतलब ये क्या कह रहा है कि बच्चा अपनी जो एनर्जी खो जाती है उस एनर्जी को दोबारा तरोताजा होने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खेल खेलता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बर्लिन के निवासी लाजारस ने। किसने किया है? लाजारस ने। और समर्थक किया है GTW पैट्रिक। और इस सिद्धांत के अनुसार खेल द्वारा व्यक्ति शक्ति की पुनः प्राप्ति होती है। खेल इसलिए खेला जाता है जिससे कि वह व्यक्ति उस खेल को फिर प्राप्त कर ले और जो उसके अपने कार्य करते समय थकने के कारण नष्ट कर दिए। कार्य कर करके थक गया था, ऊर्जा नष्ट हो गई, ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर ले। इसलिए बालक कार्य करने के बाद खेलना चाहता है। इस सिद्धांत को अस्वीकार करने का कारण बताते हुए BN झा कहते हैं कि बालक केवल खेल के लिए अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। यह सिद्धांत हमें इसका कोई कारण नहीं बताता। खेल कार्य से विश्राम देता है, इसलिए सिद्धांत को विश्राम सिद्धांत भी कहा गया है। क्या कहा गया? विश्राम सिद्धांत। ठीक है। बालक के लिए खेलों का क्या महत्व है? अब बालक के लिए खेलों का क्या महत्व है, हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं खेलेगा तो क्या होगा? शरीर में क्या होगा? शारीरिक रूप से वृद्धि होगी, हाँ, मांसपेशियां मजबूत होगी, रक्त संचार अच्छा होगा, यानी शारीरिक विकास भी होगा। तो खेल से बालक को होने वाले शारीरिक लाभ क्या है? भौतिक वातावरण का ज्ञान, कहाँ पर पहाड़ है, नदियां हैं, झीलें हैं, कहाँ गर्म है, कहाँ ठंडा है, रक्त संचार, शारीरिक बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति, शारीरिक अंग और मांसपेशियों की सुडौलता, मजबूत होना और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसमें आ जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता। मानसिक विकास क्या होगा बालक में? आप जानते हैं बच्चे में बात करेगा तो भाषा का विकास कहा है, भैया इधर आओ, ये बोलेगा, खेलेगा तो बोलेगा ही। मानसिक थकान का अंत होगा और वह सोचने, समझने, याद करने, तर्क करने, पूछने, है ना, और मानसिक संतुलन की क्षमता, नए नए विचारों, परिस्थितियों का ज्ञान, तर्क, स्मृति, कल्पना, चिंतन आदि शक्तियों का विकास होता है। यानी खेलने से बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। सामाजिक महत्व की बात करें, जब वो टीम में खेलेगा तो अपने टीम वालों का सहयोग करेगा तो ये सामाजिक गुण होता है। टीम को लीड करेगा तो नेतृत्व गुण होता है। अपने
छोटे भाई के लिए अपनी बाजू छोड़ देगा तो ये त्याग का गुण आता है। समर्पण, त्याग, सहयोग, ये सब कौन से गुण होते हैं? सामाजिक गुण होते हैं। बालक खेल में होने वाले सामाजिक लाभ इस प्रकार है: सामाजिक व्यवहार का ज्ञान, बड़ों से कैसे बात करना है, दूसरों की इच्छा का सम्मान करना, सामाजिक संपर्क की इच्छा की पूर्ति, आत्महित में समूह हित की श्रेष्ठता, मतलब खुद के हित से ज्यादा है समूह मतलब टीम का हित, ठीक है। सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता, नेतृत्व, आज्ञाकारिता, उत्तरदायित्व आदि गुणों का विकास भी बच्चे में खेल से हो जाता है। संवेगात्मक महत्व, मान लीजिए गुस्सा आ रहा है भले बहुत जोर से घर पे, तो वो घर पे तो उसे तो गुस्सा हो जाता हो, लेकिन वहां पर टीम के साथ खेल रहा तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया वो, तो उसमें क्या है, बालक को होने वाले संवेग लाभ इस प्रकार हैं: दिवा स्वप्न देखने की आदत का अंत हो जाता है। अब वो दिन में सपने नहीं देखता कि मैं राजा बनूंगा, मैं ये करूंगा, क्यों, अब जो कर रहा है वो सामने आ जाता है। संवेगों का नियंत्रण करने की क्षमता आ जाती है, गुस्से को कंट्रोल कर लेना है। लज्जा, कायरता, बचपन, चिड़चिड़ापन आदि दोषों का क्या हो जाता है? निवारण। शर्म मरम टूट जाता है, दोस्तों से खेलने लगते हैं तो चिड़चिड़ापन नहीं रहता। स्किनर हैरीमैन के अनुसार खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता करता है, ठीक है। व्यक्तिगत महत्व क्या होता है? खेल से बालक को होने वाले व्यक्तिगत लाभ इस प्रकार है: प्रकृति दत्त योग्यता का विकास, जो उसे ईश्वर ने, प्रकृति ने जो उसे योग्यता दी है उसका विकास होगा। और पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आ जाता है। और पढ़ते पढ़ते रहोगे तो केवल किताबों का ज्ञान, और प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको व्यवहारिक ज्ञान आ जाता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक विकास के कारण व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास, सब और विकास होता है, सर्वांगीण विकास। नैतिक महत्व क्या होता है? नीति सीख जाता है वो। नीति मतलब क्या होता है? क्या सही है और क्या गलत है। उच्चतम चित्त का ज्ञान आ जाता है उसे। समूह के नैतिक स्तरों को मान्यता, ईमानदारी, सत्यता, आत्मविश्वास का प्रशिक्षण आ जाता है। सुख और दुख में समान भाव का प्रशिक्षण आ जाता है। विचारों और इच्छाओं और कार्यों पर नियंत्रण करना भी उसे आ जाता है ना। हरलॉक कह रहा है कि बालक के नैतिक प्रशिक्षण में खेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। किसका कथन है? हरलॉक कथन है। हरलॉक क्या कह रहा है कि बालक के नैतिक विकास में खेल सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शैक्षिक महत्व क्या है भाई? शिक्षा में आप तो देख रहे हैं आजकल तो प्ले स्कूल चल गए हैं। प्ले स्कूल का नाम मतलब ही क्या है? खेल खेल में शिक्षा, है ना। और आप तो देख रहे हैं किंडरगार्टन, बच्चों का उद्यान, तो क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से खेलने के कारण उसमें उनके आकार को जानता है, उनके रंग को जानता है, उनकी बनावट को, उनकी उपयोगिता आदि का ज्ञान बच्चे को हो जाता, सीख गया, है ना। खोज और संचय का के ज्ञान, जो खोजता है, चीजों को ढूंढता है, इकट्ठा करता है, तो उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है। रेडियो, चलचित्र, संग्रहालय द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति और आत्म अभिव्यक्ति के अवसर भी उसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा खेल वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। इसको अच्छे से पढ़ लेना और इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए।